हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज की क्लास में अपन एक नया लेसन राजस्थान बोर्ड के हिसाब से नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कहे कि एक प्रैक्टिकल लेसन है वो आज अपन चालू करने वाले हैं। प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपन आगे की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। या एनसीईआरटी के अंतर्गत देखा जाए तो एक ही लेसन अपना वही लेसन चल रहा है विद्युत धारा का। उस विद्युत धारा से संबंधित जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उन प्रैक्टिकल टॉपिक्स के बारे में अपन आने वाली वीडियोस में आने वाली क्लासेस में उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर उन प्रैक्टिकल टॉपिक्स का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आज की क्लास में अपन नया टॉपिक लेते हैं, और आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट अपना किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम आज की क्लास का एक नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। तो चलो स्टूडेंट तैयार हो जाओ, आज की क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक अपना किरचॉफ का नियम। तो सबसे पहले देखें तो किरचॉफ के नियम होते क्या हैं, उनकी अपन बात करें तो उनसे पहले यदि अपन पीछे के कुछ वीडियो क्लासेस की बात करें तो उनके अंतर्गत अपन ने पढ़ा है क्या, ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम का नियम अपन ने पढ़ा है। ओम के नियम की सहायता से अपन ने जो साधारण स्थितियां थी उन साधारण स्थितियों में परिपथों को, विद्युत परिपथों को अपन ने सोल्व किया है। धारा और विभवांतर का मापन अपन ने किया है, मान अपन ज्ञात कर सकते हैं ओम के नियम की सहायता से। जब कोई परिपथ विद्युत परिपथ होता है वो साधारण होता है, सरल होता है, या फिर ये कहूं किसी विद्युत परिपथ में एक ही विद्युत वाहक बल का स्रोत होता है, वहां पर उसके हल के लिए अपन ओम के नियम का उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट। लेकिन यदि किसी विद्युत परिपथ में एक विद्युत वाहक बल के स्रोत के स्थान पर दो या दो से अधिक विद्युत वाहक बल के स्रोत जुड़े हुए हैं तो स्टूडेंट वहां पर ओम का जो नियम है वो फेल हो जाता है। तो उस अवस्था में यहां पर वैज्ञानिक किरचॉफ ने उन जटिल परिपथों में धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करने के उन समस्याओं को सोल्व करने के लिए दो नियम प्रस्तुत किए हैं किरचॉफ ने उन जटिल परिपथों के लिए जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। उन जटिल परिपथों में धारा और विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम प्रस्तुत किए, और वो दो नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे अपन संधि नियम या फिर धारा का नियम भी कह सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट, इसे संधि नियम या धारा का नियम भी कह सकते हैं। दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर लूप नियम अथवा इसे वोल्टता का नियम भी कहा जा सकता है। वोल्टता का नियम किरचॉफ करंट लॉ KCL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं दोनों नियमों के बारे में। किरचॉफ के जो दोनों नियम है संधि नियम और लूप नियम होता क्या है इसका डिस्कशन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन पहला टॉपिक। अपना पहला नियम जो है वो है यहाँ पर स्टूडेंट किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर संधि नियम। धारा का नियम जिसे कह रहे हैं अपन KCL। तो यहां पर पहला प्रकार जो है किरचॉफ के नियमों का वो है किरचॉफ का संधि नियम। तो संधि नियम को अपन सबसे पहले शुरू करते हैं। संधि नियम होता क्या है इसकी अपन बात करें तो सबसे पहले बात करें अपन संधि होती क्या है। किसी विद्युत परिपथ में से किसी संधि का नाम, संधि कैसे आया, संधि कहाँ है, क्या हो रहा है इसमें, इसके बारे में अपन बात करें तो यदि अपन किसी विद्युत परिपथ की बात करते हैं उस विद्युत परिपथ में ऐसा कोई बिंदु जहां पर दो धाराएं आकर मिल रही है, दो से अधिक धाराएं आकर मिल रही है, या फिर ये कहें कि विद्युत परिपथ का ऐसा बिंदु जहां पर दो भुजाएं, दो शाखाएं आकर मिल रही है, दो से अधिक शाखाएं आकर मिल रही है, उस बिंदु को अपन क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं स्टूडेंट। मतलब संधि क्या है, किसी विद्युत परिपथ का वह बिंदु होगा जहां पर दो से अधिक धाराएं, दो या दो से अधिक धाराएं आकर मिल रही है, उस बिंदु को अपन उस विद्युत परिपथ का संधि कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उस संधि के संदर्भ में दिया गया प्रथम नियम। तो यहाँ पर इस प्रथम नियम के कथन को मैं सबसे पहले परिभाषित करना चाहूंगा। तो संधि नियम का कथन होता क्या है वो देखो यहाँ पर। संधि नियम का कथन किसी
विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह है किरचॉफ का संधि नियम। किरचॉफ का संधि नियम क्या कह रहा है? किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होगा स्टूडेंट? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। नियम है किसी संधि पर, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा समेशन ऑफ आई बराबर क्या होगा? 0। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि के लिए समेशन ऑफ आई, सिग्मा आई जो है वो सदैव क्या होगा? 0 होगा स्टूडेंट। सही है। अब यहां पर कोई भी विद्युत परिपथ, उस विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक धाराएं किसी संधि पर मिल सकती है, तो उन सब धाराओं का बीजगणितीय योग अपने को क्या लेना है? शून्य लेना है। तो यहाँ पर कुछ धाराएं होती है, इसमें अपन देखते हैं कि कुछ धाराएं संधि पर आ रही है, कुछ धाराएं संधि से जा रही है। तो यहाँ पर संधि से आने वाली जाने वाली धाराओं में अपन चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे। जब भी अपन धाराओं का बीजगणितीय योग ज्ञात करेंगे तो उस बीजगणितीय योग में संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं के लिए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है। यदि कोई धारा संधि पर आ रही है, यदि कोई धारा संधि पर आ रही है, क्या कह रहा हूं समझो, देखो, यदि कोई धारा संधि पर आ रही है तो संधि पर आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा धनात्मक। दूसरा, संधि से निकलने वाली धारा ऋणात्मक। संधि पर आने वाली धारा स्टूडेंट क्या होगी? संधि पर आने वाली धारा धनात्मक होगी, संधि पर आने वाली धारा पॉजिटिव लेनी है। संधि से निकलने वाली, संधि से जाने वाली धारा है वो क्या होगी? पॉजिटिव। और संधि पर आने वाली धारा पॉजिटिव और संधि से जाने वाली धारा नेगेटिव होगी। स्टूडेंट इस चिन्ह का अपने को ध्यान रखना है। तो उस आधार पर अपन संधि नियम की अनुपालना करेंगे संधि पर, क्योंकि अपन देखते हैं ऐसा नहीं है कि लगातार संधि पर धाराएं आ ही रही है, ऐसा नहीं होता है। संधि पर धारा आ रही है तो कुछ धारा ऐसी होगी जो संधि से जा भी रही होगी, तो उस अवस्था में संधि पर आने वाली धारा को धनात्मक और संधि से जाने वाली धारा को ऋणात्मक ले रहे हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूं एक परिपथ की, अपने पास एक संधि है, इस संधि पर धारा आ रही है और इस संधि से धारा जा रही है। ये अपन ने एक संधि ले ली स्टूडेंट। यहां पर ये क्या है? संधि। क्या है ये? इस बिंदु को अपन क्या कह रहे हैं? संधि। सही है। तो यहां पर आने वाली धारा मान लो यहां पर I1 है, ये धारा I2 है, ये धारा I3 है, ये धारा I4 है और ये धारा I5। तो संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि पर जाने वाली धाराओं का जो योग है प्लस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर अपने को इस संधि परिपाटी का ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। संधि पर आने वाली धाराओं को क्या लेना है? संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेना है और संधि से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेना है अपने को, और उनका बीजगणितीय योग अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संधि पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं धारा I1, धारा I2 और धारा I3, ये तीनों धाराएं क्या हो रही है? संधि पर आ रही है
तो संधि पर आने वाली इन धाराओं को अपन ने क्या ले लिया, धनात्मक। धारा I4 और I5 है वो संधि से जा रही है, जाने वाली धाराओं को अपन ने लिया ऋणात्मक है, तो -I4 और -I5 यहाँ पर लिखा जा सकता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस समीकरण के आधार पर अपन लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 यहाँ पर लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर मैं इस समीकरण को लिख सकता हूँ स्टूडेंट, क्या इस समीकरण को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक नए रूप में, जिससे क्या है नया रूप, प्लस समेशन ऑफ I क्या इनकमिंग, समेशन ऑफ I इनकमिंग बराबर समेशन ऑफ I आउटगोइंग। ये यहां पर इस समीकरण का नया रूप लिखा जा सकता है स्टूडेंट, समेशन ऑफ I और समेशन ऑफ I इनकमिंग और आउटगोइंग, मतलब संधि पर आने वाली, इनकमिंग का मतलब आने वाली और आउटगोइंग का मतलब जाने वाली। तो संधि पर आने वाली और संधि से जाने वाली धाराओं का जो योग है वो क्या होता है, बराबर है। जितनी धाराएं संधि पर आ रही है उतनी धाराएं संधि से वापस जा रही है, तो संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस आधार पर किरचॉफ के प्रथम नियम या संधि नियम की एक नई परिभाषा भी अपन दे सकते हैं स्टूडेंट। वो नई परिभाषा क्या होगी, देखो इधर, अर्थात किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब यहां पर एक नई परिभाषा मिल रही है अपने को, संधि नियम या जो प्रथम नियम है उसे संधि नियम या प्रथम नियम की एक नई परिभाषा क्या होगी, किरचॉफ के संधि नियम के अनुसार संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब जितनी धारा संधि पर आ रही है उतनी धारा संधि से वापस चली गई, धारा वहां पर रुकी नहीं। धारा के रूप में अपन क्या देख रहे हैं, संधि पर आवेश जितना आ रहा है, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कह रहे हैं, तो इस संधि पर जितना आवेश आ रहा है, जितनी धारा आ रही है उतनी धारा वापस चली गई। इसका मतलब संधि पर जितना आवेश आया उतना आवेश वापस चला गया। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जो संधि नियम है, संधि नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। संधि नियम, किरचॉफ का जो संधि नियम है वो किस पर आधारित है, किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होगा, क्योंकि जितना आवेश संधि पर आ रहा है उतना आवेश संधि से वापस जा रहा है, जितनी धारा संधि पर आ रही है उतनी धारा संधि से वापस जा रही है। तो स्टूडेंट ये था किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का धारा का नियम जिसे कह रहे हैं अपन। तो यहाँ पर किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहला टॉपिक अपन ने डिस्कस किया, किरचॉफ के प्रथम नियम को अपन ने पढ़ा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ पर। तो देखो स्टूडेंट आगे अपन देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे अपन कह रहे हैं, किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ का वोल्टा का नियम जिसे अपन कह रहे हैं, उससे नियम को अपन वोल्टा का नियम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वोल्टा का मान ज्ञात करें। वहां पर अपन ने संधि नियम या फिर धारा का नियम कहा था, क्योंकि धारा वहां पर धाराओं का बीजगणितीय योग अपन ज्ञात कर रहे थे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है उसकी अपन बात करें तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, सबसे पहले मैं इस नियम को परिभाषित करना चाहूंगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस नियम का कथन वो देखो यहाँ पर क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कह रहा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कह रहा है किसी बंद विद्युत
किसी बंद विद्युत परिपथ में जुड़े विभिन्न अवयवों के सिरों की वोल्टता का मान परिपथ के परिणामी विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कह रहा है? किसी बंद विद्युत परिपथ में जुड़े विभिन्न अवयवों के सिरों की वोल्टता का जो मान है वो परिपथ के परिणामी विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ये नियम क्या कह रहा है? इस नियम के अनुसार कोई भी बंद विद्युत परिपथ है, उस बंद विद्युत परिपथ में परिणामी विद्युत वाहक बल समेशन ऑफ E का जो मान है वो उस परिपथ में जुड़े हुए सभी वोल्टताओं के, जो भी अवयव जुड़े हुए इन अवयवों की वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर समेशन ऑफ E बराबर समेशन ऑफ B बराबर समेशन ऑफ IR लिखा जा सकता है। अब विभिन्न अवयव वहां पर स्टूडेंट प्रतिरोध भी हो सकता है, संधारित्र भी हो सकता है। यहाँ पर अपन जो परिपथ सॉल्व कर रहे हैं उसमें अधिकांश में प्रतिरोध उपयोग में लिया जा रहा है। इसका मतलब साधारण सी भाषा में अपन कह सकते हैं किसी बंद विद्युत परिपथ में जुड़े विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों की वोल्टताओं का योग उस परिपथ में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। समझ गए स्टूडेंट? क्या है साधारण सी भाषा में? किसी बंद विद्युत परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के सिरों की वोल्टताओं का योग परिपथ में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यह है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? परिपथ में जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उन सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो योग है, जिसे अपन परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल कह रहे हैं, सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग किसके बराबर है? परिपथ में जुड़े हुए विभिन्न अवयव जैसे प्रतिरोध, परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों की वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। तो यह है किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसका कथन अपन ने ये देखा। तो यहाँ पर समेशन ऑफ E बराबर समेशन ऑफ V बराबर समेशन ऑफ IR अपन ने लिखा है। इसका मतलब प्रतिरोध की वोल्टता का मान परिपथ में जुड़े सेलों की विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर अपने को मिल रहा है। समझ गए स्टूडेंट? तो यहाँ पर जब भी अपन बंद परिपथ की बात करेंगे, बंद लूप, बंद परिपथ लूप, कोई भी एक ऐसा परिपथ जिसमें अपन एक बिंदु से विभिन्न शाखाओं से गुजरते हुए उसी बिंदु पर वापस पहुंच जाते हैं, तो वो अपना एक बंद परिपथ, बंद लूप कहलाता है। उस बंद लूप में जितने भी अवयव जुड़े हुए हैं, अवयवों की वोल्टताओं का जो योग है उस परिपथ में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस परिपथ के लिए, इस नियम के लिए अपन बंद परिपथ कहने का मतलब ये जो नियम है, ये नियम केवल बंद परिपथों पर ही लागू होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंस ये है, क्या है? यह नियम बंद परिपथों पर ही लागू होता है। बंद विद्युत परिपथ होगा केवल उसी के लिए ये नियम लागू होगा स्टूडेंट। तो यहां पर इस नियम को लागू करने के लिए अपने को सबसे पहले इस नियम की चिन्ह परिपाटी देखनी होगी। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं इसकी चिन्ह परिपाटी वो क्या है। जैसे अपन ने संधि नियम में लिया था, क्या? आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया था, वो उस नियम की चिन्ह परिपाटी। अब यहां पर इस नियम की चिन्ह परिपाटी क्या होगी वो देखो स्टूडेंट। तो यहां पर बंद परिपथ में आप इन चीजों को देखते चलो। धारा की डायरेक्शन, ये कोई प्रतिरोध जिसमें धारा की डायरेक्शन ये है, ये कोई प्रतिरोध जिसमें धारा की डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, और ये कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है। तो यहां पर इसमें चिन्ह परिपाटी कैसी रहेगी वो देखो। इसमें चिन्ह परिपाटी की अपन बात करें तो यहां पर जब भी अपन बंद परिपथ में
क्या जा रहे हैं, धारा की दिशा में। यदि अपन धारा की दिशा में जा रहे हैं तो उस अवस्था में यहां पर इसकी वोल्टता होगी प्लस आई आर। यदि इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो धारा की दिशा में जाने पर प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर है वो प्लस आई आर होगा स्टूडेंट। सही है। दूसरी बात करें, यदि अपन धारा की विपरीत दिशा, यदि अपन धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उस अवस्था में उस प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर है वो माइनस आई आर लेना है अपने को। ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में जाने पर प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर माइनस आई आर। उसके बाद में सेल की अपन बात करें, सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक लेना है या ऋणात्मक। उसके लिए यदि अपन सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। ठीक है। यदि अपन सेल के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जा रहे हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। मतलब यहां पर इसकी ट्रिक याद रखो, यदि अपन ऋणात्मक सिरे से बाहर निकल रहे हैं तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। यदि अपन धनात्मक सिरे से बाहर निकल रहे हैं तो उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। ऋणात्मक से बाहर निकल रहे हैं तो ऋणात्मक होगा उसका विद्युत वाहक। धनात्मक सिरे से बाहर निकल रहे हैं तो उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक अपने को लेना है। तो यहां पर ये थी इस नियम की चिन्ह परिपाटी स्टूडेंट। ये इस नियम की चिन्ह परिपाटी है। इस चिन्ह परिपाटी के आधार पर ही इस नियम को अपन समझ सकते हैं। सही है। अब यहां पर इस नियम को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखो इधर एक बंद परिपथ अपन ले रहे हैं। ये बंद परिपथ अपने पास जिसमें 3 प्रतिरोध अपने पास जुड़े हुए हैं। ये बंद परिपथ है जिसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 जुड़े हुए हैं और 2 सेल जुड़े हुए हैं जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है। ठीक है। 2 सेल जुड़े हुए हैं जिनका विद्युत वाहक बल E1 और E2 है स्टूडेंट। इसके साथ ही यहाँ पर इस सेल का धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल, ये धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल है। यहाँ पर इन टर्मिनलों को सिरों को अपन ने नाम दे दिया A, B, C, D, E और F। यहाँ पर मैंने इनको नाम दे दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पर पहले सेल से निकलने वाले जो धारा है वो यहाँ पर अपन ने I1 मान लिया। मतलब यहाँ पर इस प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित हो रही है इस सेल के द्वारा। दूसरा सेल अपना जिसका विद्युत वाहक बल E2 है उसके द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा I2। इसका मतलब इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या है स्टूडेंट, I2। अब ये धारा यहाँ पर इस बिंदु D जिसे अपन संधि कह रहे हैं, इस संधि पर ये 2 धाराएं आ रही है। तो प्रथम नियम के अनुसार संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों धाराओं का योग इस संधि से निकल रहा है। मतलब यहाँ पर इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान I1 प्लस I2 यहाँ पर लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर अब इस परिपथ के आधार पर अपन इस द्वितीय नियम को, लूप नियम को अपन समझ सकते हैं। चिन्ह परिपाटी इसमें लागू करनी है और अपने को ये समीकरण लागू करना है इसमें। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक बंद लूप की बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पर बंद लूप की अपन बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन देख लो, ये डायरेक्शन एक बंद लूप को व्यक्त कर रही है। इसमें एक डायरेक्शन ले लो, ये एक डायरेक्शन ले ली जो एक बंद लूप को व्यक्त कर रही है। ये प्रथम और ये द्वितीय 2 लूप अपन ने यहाँ पर ले लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखें तो यहाँ पर लूप, बंद लूप की अपन बात कर रहे हैं। लूप A, B, C, D, A।
लूप ए बी सी डी ए, इस लूप की अपन बात कर रहे हैं जिसका पद क्या है, ए से अपन जा रहे हैं बी पर, बी से अपन जा रहे हैं सी पर, सी से अपन जा रहे हैं डी पर और डी से अपन जा रहे हैं ए पर। तो इस लूप के लिए अपने को ये लूप नियम लागू करना है और ये समीकरण ज्ञात करना है। तो समेशन ऑफ आई मतलब यहां पर समेशन ऑफ ई, इस बंद लूप में जुड़े हुए सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग। तो इस बंद लूप में देखिए अपन तो दो सेल यहां पर जुड़े हुए जिनकी विद्युत वाहक बल क्या है, E1 और E2। तो यहां पर सबसे पहले अपन A से B पर जा रहे हैं, A से B पर जा रहे हैं तो इस सेल के लिए देखो इसके धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, ऋणात्मक टर्मिनल से बाहर निकल रहे, इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा, इसका विद्युत वाहक बल -E1। फिर अपन जा रहे हैं दूसरे सेल के लिए, तो यहाँ पर दूसरे सेल में C से D की ओर जा रहा है, मतलब धनात्मक टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल +E2 होगा। तो ये हो गया अपना समेशन ऑफ E, विद्युत वाहक बलों का योग। सही है। अब अपन ज्ञात कर रहे हैं समेशन ऑफ V या समेशन ऑफ I और प्रतिरोधों के सिरों का योग। तो यहाँ पर A से B पर अपन जा रहे हैं, A से B पर जा रहे हैं तो इस प्रतिरोध के लिए धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसमें धारा I1 और इस प्रतिरोध का मान R1, तो -I1 R1। फिर अपन देखें यहाँ पर R2 प्रतिरोध में, R2 प्रतिरोध में अपन धारा की दिशा में अपन जा रहे हैं, तो यहाँ पर +I2 R2। सही है। मतलब यहां पर अपने को ये एक समीकरण मिल गया स्टूडेंट, ये समीकरण मिल गया अपने को इस बंद लूप से। सही है। इसी प्रकार अपन दूसरा बंद लूप और ले रहे हैं स्टूडेंट, देखो एक लूप और ले रहे हैं, लूप सी डी ई एफ सी, मतलब सी से जा रहे हैं डी पर, डी से जा रहे हैं ई पर, ई से जा रहे हैं एफ पर और एफ से जा रहे हैं वापिस सी पर, मतलब सी डी ई और एफ और वापिस सी पर। नीचे वाले बंद लूप के अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट। सही है। तो यहां पर वही अपने को लूप नियम लागू करना है, तो वो समेशन ऑफ ई अपने को ज्ञात करना है। तो समेशन ऑफ ई क्या रहेगा, तो इस बंद लूप में केवल एक ही सेल जुड़ा हुआ है, तो इस सेल का विद्युत वाहक सी से डी की ओर जा रहा है, मतलब ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल +E2 बराबर समेशन ऑफ ई यहां पर हो गया। अब समेशन ऑफ आई आर ज्ञात करना है, तो इस बंद लूप में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो सी से डी पर जा रहे हैं तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो +I2 R। फिर अपन जा रहे हैं ई से एफ धारा की डायरेक्शन में, तो यहां पर धारा I1 +I2 इंटू प्रतिरोध R3 यहां पर अपने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर दूसरा समीकरण अपने को ये मिल गया। तो ऐसे अपने को संधि नियम लागू करना है, समेशन ऑफ ई अपने को निकालना है पहले, फिर बराबर समेशन ऑफ आई आर या समेशन ऑफ वी, मतलब सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग बराबर करना है उस परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोधों के विभवांतरों के या प्रतिरोध के सिरों की वोल्टताओं के योग के बराबर करना है। सेलों का विद्युत वाहक बल किसके बराबर करना है अपने को, सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर करना है अपने को प्रतिरोधों के सिरों के विभवांतर के। समझ गए स्टूडेंट। तो यहां पर ये था अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे लूप नियम कह रहे हैं, ये लूप नियम हमेशा बंद परिपथों पर लागू हो रहा है, ये चीज यहां पर क्लियर हो रही है। इसके साथ ही यहां पर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहां पर यह नियम जो है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये चीज भी क्लियर हो रही है स्टूडेंट। यहां पर ये चीज कैसे क्लियर हो रही है, मतलब सेलों की ऊर्जाओं का योग, सेल जितनी ऊर्जा दे रहे हैं उतनी ऊर्जा प्रतिरोधों को मिल रही है, तो सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग प्रतिरोधों की वोल्टताओं के योग के बराबर मिला। इसका मतलब जितनी ऊर्जा सेल ने दी उतनी ऊर्जा प्रतिरोधों ने ग्रहण की है। तो यहाँ पर यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये था किरचॉफ का द्वितीय नियम। यहाँ पर आज की क्लास में अपने टॉपिक डिस्कस किया है क्या स्टूडेंट,
किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के दो नियम है, किरचॉफ, किरकॉफ, हिंदी और अंग्रेजी के वर्जन का फर्क है। हिंदी में किरचॉफ कह रहे हैं, अंग्रेजी में उसे किरकॉफ कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपन किरचॉफ ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर किरचॉफ के दो नियम जटिल परिपथों में धारा और विभवांतर विभव का मापन करने के लिए किरचॉफ ने प्रस्तुत किए हैं। एक नियम को अपन संधि नियम जिसे धारा का नियम कह रहे हैं, दूसरा नियम जिसे लूप नियम या वोल्टा का नियम कह रहे हैं। संधि नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, लूप नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। इसके साथ जो संधि लूप नियम है वो हमेशा बंद परिपथों पर ही लागू हुआ, कभी भी खुले परिपथों पर लागू नहीं किया जाएगा। केवल बंद परिपथ पर इस नियम को लागू किया जा सकता है। तो संधि नियम जिसके अनुसार किसी परिपथ में किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसी प्रकार लूप नियम कह रहा है किसी बंद परिपथ में सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग उस परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों के सिरों की वोल्टताओं के योग के बराबर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आज की क्लास का अपन ने टॉपिक डिस्कस किया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। स्टूडेंट यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। उसके साथ ही यदि आप अपने चैनल पर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो उस अवस्था में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, इससे अपलोड होने वाले नई वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।